लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग रेशियोज किए थे। कोई उसके अंदर कोई डाउट वाउट? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। लिखेंगे, हमारा टॉपिक चल रहा है एडवांस्ड इश्यूज इन पार्टनरशिप, और इसमें हमने टॉपिक नंबर 1 अभी सिर्फ रेशियोज पढ़ा है। अब हम आ रहे हैं टॉपिक नंबर 2। जो हमने गुडविल ट्रीटमेंट पढ़ा था उसमें हमने एडमिशन की बात नहीं लिखी थी, अब हम एडमिशन की बात लिख रहे हैं। हमने ये पढ़ा कि जो गुडविल ट्रीटमेंट है इसमें एक होती है ओल्ड गुडविल, इसका ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया। ट्रीटमेंट था पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में हम इसको राइट ऑफ कर देंगे, ये सेम ही था। फिर हमने पढ़ा न्यू गुडविल। अब न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में हम लोगों ने पढ़ा एक ही होता है, जो कि हमने पढ़ा गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, इसको आप गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो में कर सकते हो। अदरवाइज आई हैव टोल्ड यू कि इसकी दो अलग अलग एंट्री भी हो सकती है। एक होता है रेस करना गुडविल को, और एक होता है राइट ऑफ करना गुडविल को। एग्जाम में हमें ध्यान से पढ़ना है कि किससे करना है। अगर गुडविल को रेस करना है तो गुडविल टू पार्टनर कैपिटल ओल्ड रेशियो में, नहीं तो फिर पार्टनर कैपिटल टू गुडविल न्यू रेशियो में। दोनों से आंसर अपने पास सेम ही आता है, चाहे आप ये करो ये करो। आज हम बात कर रहे हैं इस न्यू गुडविल के लिए एडमिशन में क्या करना है। तो वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग। लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ न्यू गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ न्यू गुडविल इन एडमिशन। इसमें दोस्त तीन केसेस हैं। केस 1, केस 2, केस 3, तीन केसेस हैं। केस नंबर 1, यहाँ पे नए पार्टनर को गुडविल लेकर आना होता है, तो हम लिखेंगे व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन ये शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली लेकर आ रहा है, प्राइवेटली। जब भी कोई नया आदमी बिजनेस में एडमिट होता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई आप बने हुए बिजनेस में एडमिट हो रहे हो तो आपको कुछ पैसा गुडविल का लाना होगा। अब केस नंबर 1 है कि नया पार्टनर गुडविल ला तो रहा है, अपना हिस्सा लेकर तो आ रहा है, लेकिन ये अपना हिस्सा प्राइवेटली लेकर आ रहा है। प्राइवेटली की हिंदी ये होती है कि ये पैसा लाएगा, पर ये बाकी पार्टनर से कह रहा है कि आप इस बारे में किसी को बताना मत। प्राइवेटली मतलब आई एम विलिंग टू पे यू कैश, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट यू शुड नॉट बी टेलिंग एनीवन। आप किसी को इस बारे में बताओगे नहीं। ऑब्वियसली अगर किसी को बताना नहीं तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज मैं पैसा देने के लिए तो हाँ भर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप कहीं लिखना मत इस बात को। ऐसा क्यों होता है कि नया पार्टनर हमें क्यों मना करता है किसी को बताने के लिए? हो सकता है कि नए पार्टनर ने बहुत जगह से कर्जा उठा रखा है। अगर वो आपको ये कह देगा कि आप इसका ढंडोरा पीटो कि इसने गुडविल दी है, तो उस आदमी के घर पे उसके कर्जदार पहुंच जाएंगे। वो पहुंचेंगे, कहेंगे भाई जब तू इतना पैसा बांट ही रहा है तो हमें भी दे। तो कभी कभी नया पार्टनर कहता है कि पैसा तो दूंगा पर किसी को बताना नहीं। जब बताना नहीं तो कोई एंट्री भी नहीं होगी। इसी तरह सेकंड केस, व्हेन न्यू पार्टनर, दोस्त ये वाला फैन बंद कर दे प्लीज, ये वाला फैन बंद कर दे बेटा। व्हेन न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड। मान लेते हैं अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, और शेयर ऑफ गुडविल वो लाने के लिए पैसे में लेकर आ रहा है या पैसे की जगह कोई चीज लेकर आ रहा है। नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, पैसे में लेकर आ रहा है या पैसे की जगह कोई चीज लेकर आ रहा है। इस केस में हमारी ये एंट्रीज पास होंगी। पहली एंट्री, कैश या बैंक या कोई भी एसेट जो भी लेकर आया। टू हम लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया आदमी, नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा लेकर आएगा।
ये गुडविल के साथ अपनी कैपिटल भी लेकर आता है, तो मैं नीचे कैपिटल भी लिख रहा हूँ, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कुछ पैसा ये अपनी कैपिटल के लिए लेकर आएगा और कुछ पैसा ये लेकर आएगा अपनी गुडविल के शेयर के लिए। नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन मतलब नया पार्टनर लेकर आया। हम नए पार्टनर से कहते हैं कि आपका जितना भी गुडविल का हिस्सा बनता है आप उसका कुछ हिस्सा हमें पे करो। वो हमें अपना हिस्सा पे कर सकता है कैश में, चेक में, या इसकी जगह कोई और एसेट्स में। सेकंड, वो जितनी भी अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, वो जितना भी अपना गुडविल का शेयर लेकर आएगा, वो गुडविल का शेयर हम उठा के बांट देंगे पुराने पार्टनर्स में। जो भी वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी कैपिटल में। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, और जब भी ये पार्टनर में बटेगा तो पार्टनर की सेक्रीफाई रेशियो में बटेगा। सीधा सा गणित है भाई, जो आदमी ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो आदमी कम सेक्रीफाइस करेगा उसे कम मिलेगा। एक नया आदमी बिजनेस में आ रहा है, मैंने उसे अपना 50% शेयर दिया, तो वो जितनी गुडविल लाएगा उसका 50% भी मैं ही रखूंगा। आपने उसको अपना सिर्फ 10% शेयर दिया, वो जितनी गुडविल लाएगा आप सिर्फ उसका 10% रखोगे। कायदे से आप जितना सेक्रीफाइस करोगे आपको उतनी ही गुडविल मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो जब भी हम नए पार्टनर की गुडविल पुराने पार्टनर में बांटेंगे तो सेक्रीफाई रेशियो में बांटेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके। एंड तीसरा केस है, कभी कभार नया पार्टनर चालाकी करता है। व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल, अनेबल का मतलब नहीं लेकर आ पा रहा, अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर आपसे कहेगा कि जनाब मैं कैपिटल का पैसा तो ले आऊंगा लेकिन मैं गुडविल का पैसा ला नहीं सकता। वो नखरे करेगा। देखो, आदमी से आप उसकी कैपिटल मांगोगे ना, वो कैपिटल भागा भागा लेकर आएगा क्योंकि उसको पता है कि उसकी कैपिटल पे हक सिर्फ उसी का है। लेकिन जैसे ही आप उससे कहोगे कि आप एक बने बनाए बिजनेस में आ रहे हो तो आपको गुडविल भी लानी पड़ेगी, वो नखरे करेगा। गुडविल का पैसा उसको जब भी देना है तो उसको अपने लिए नहीं देना, उसको दूसरे पार्टनर के लिए देना है। तो आदमी अपने लिए तो पैसा ले आता है लेकिन गुडविल लाने के लिए वो नखरे करता है। कभी भी ऐसा हो कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा, तो हम भी क्या करेंगे, जितना पैसा वो अपनी कैपिटल का लेकर आएगा हम उसी में से गुडविल काट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि मैं पार्टनर हूं, ए और बी पार्टनर है, इसमें ए मैं हूं, बी कोई और पार्टनर है। सी एक नया आदमी जुड़ना चाहता है। मैंने सी से कहा भाई साहब आप अगर मेरे बिजनेस में जुड़ना चाहते हो तो आपको कैपिटल लानी पड़ेगी 5 लाख, और मेरे धंधे की गुडविल जो है, क्योंकि बना बनाया बिजनेस है तो आपको धंधे की गुडविल के लिए भी पैसा लाना पड़ेगा। मेरे धंधे की जो गुडविल है उसमें आपका शेयर बनता है 1 लाख का। जानते हो, सी अगर शरीफ आदमी होगा तो वो कहेगा चलो ठीक है मैं 5 भी ला रहा हूँ 1 भी ला रहा हूँ, मैं 6 लाख ले आऊंगा। लेकिन अगर सी चालाक होगा, वो कहेगा कि भाई साहब मैं 5 लाख तो ला सकता हूँ लेकिन मैं ना गुडविल का पैसा ला नहीं पाऊंगा। उसे पता है कि वो जितनी कैपिटल लाएगा कैपिटल उसी की है, लेकिन वो जितनी गुडविल लाएगा ये गुडविल उसकी नहीं है, ये गुडविल किसको मिलेगी, बाकी पार्टनर्स को मिलेगी। तो वो ये पैसा देने में नखरे करता है। अब हम भी शरीफ नहीं है, अगर वो नखरे दिखाएगा तो हम भी नखरे दिखाएंगे। हम क्या कहेंगे उससे, हम कहेंगे चलो ठीक है 5 लाख ही ले आओ। जैसे ही वो 5 लाख लेकर आएगा हम कहेंगे भाई साहब इसमें से हम 1 लाख तो अपनी गुडविल ले रहे हैं, अब तुम्हारी कैपिटल कितनी हो जाएगी अपने पास, 4 लाख। तो अगर आप पैसा शराफत से दे रहे हो तो बहुत बढ़िया, पर अगर आप पैसा देने में आनाकानी कर रहे हो तो जितनी भी कैपिटल आप लेकर आओगे मैं उस कैपिटल से ही पैसा काट लूंगा, उस पैसे को मैं अपनी गुडविल मान लूंगा। तो इसकी जो एंट्री होती है इस तरीके से होती है। पहली एंट्री होगी, आप पैसा लेकर आ रहे हो, नया पार्टनर अपने पैसे लेकर आ रहा है अपनी कैपिटल के लिए, तो पहली एंट्री कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नरेशन बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल लाने में उसको कोई आनाकानी नहीं है, कैपिटल वो लेकर ही आ रहा है, उसमें वो खुश है। जैसे ही वो कैपिटल लेकर आएगा अब मैं इससे बोलूंगा कि भाई साहब तेरी कैपिटल में से मैं पैसा काट रहा हूं, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी, न्यू पार्टनर कैपिटल से पैसा काटा, और पैसा किस चीज का काट लिया, प्रीमियम फॉर गुडविल का। न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि आप मुझे पैसा नहीं दे रहे थे तो मैंने आपकी कैपिटल से ही पैसा काट लिया। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल
डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, मैंने इसको कैपिटल से डिडक्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट, अगला, थर्ड, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, अब वो पार्टनर में बढ़ जाएगी, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में बढ़ जाएगा, क्योंकि अब अगर हमने पैसा काट लिया तो पुराने पार्टनर को मिलना चाहिए, और पुराने पार्टनर को उनकी सेक्रीफाई रेशियो में मिल जाएगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले अगर वो पैसा ला रहा है सीधा बढ़ जाएगा, अगर वो पैसा नहीं ला रहा उसकी कैपिटल से काटेंगे फिर बांट देंगे। ओके, कभी कभार मैं पैसा कैपिटल से ना काट के करंट अकाउंट से भी काट सकता हूं, तो मैं यहाँ पे स्लैश डाल के करंट अकाउंट लिख रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा केसेस में मैं पैसा कैपिटल से ही काटूंगा, पर किसी किसी केस में ऐसा होगा कि मैं कैपिटल से पैसा ना काट के करंट से काटूंगा। ऐसा कब? कभी कभार ना बिजनेस में क्या होता है दोस्त, हम पार्टनर की कैपिटल्स को फिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने नए पार्टनर से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तेरी कैपिटल 5 लाख ही रहेगी, तो कायदे से फिर मैं कैपिटल से पैसा नहीं काट सकता। उस केस में मैं अगर कैपिटल को नहीं छेड़ सकता तो मैं पैसा कहाँ से काट लूंगा, करंट अकाउंट। देखो यार, मुझे अपना पैसा काटना है आपकी कैपिटल से, पर मैंने आपसे वादा कर रखा है कि मैं कैपिटल को छेड़ूंगा नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर मैं कैपिटल से पैसा ना काट के कहाँ से काट लूंगा, करंट अकाउंट से। तो दिस इज दी कंसेप्ट। अगर वो गुडविल ला रहा है पर किसी को बताना नहीं चाहता, नो एंट्री। वो ला रहा है बताना चाहता है तो 2 एंट्री। वो नहीं लेकर आ पा रहा है तो पहले कैपिटल लाएगा, कैपिटल से पैसा काटेंगे, पैसा काट के पार्टनर में बांट देंगे। ठीक है, सो फार सो गुड। हमारे अकाउंट्स में इसके अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके क्वेश्चन पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस में बंधे हुए होंगे, तो हम उसी में इसको लेके चलेंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि तीनों केस में से कौन सा केस लग रहा है। अपनी कॉपीज में कहीं पे लिख लेना, इफ साइलेंट, अगर क्वेश्चन ने बताया नहीं, ऑलवेज अज्यूम केस 3। इसका मतलब अगर मेरे क्वेश्चन में मुझे ये नहीं बताया कि वो गुडविल प्राइवेटली ला रहा है या कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा, मैं हमेशा मान के चलूंगा कि वो नहीं ला रहा। मैं हमेशा अनेबल वाला केस अज्यूम करूंगा। हमें ना फर्म की गुडविल दी होगी, लेट्स सपोज कि मेरे फर्म की गुडविल 10 लाख है, नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, तो 10 लाख में 1/4 का शेयर कितना बन गया, 2.5 लाख। तो कायदे से मुझे उसकी कैपिटल से 2.5 लाख काटने चाहिए, अगर वो 2.5 लाख में से कुछ भी नहीं लेकर आ रहा। कई बार ऐसा होगा कि वो 2.5 लाख में से कहेगा कि सर मैं 60,000 तो ले आऊंगा, बाकी नहीं ला पाऊंगा। तो जितना वो नहीं ला पा रहा, 2.5 लाख लाना था, 60 ले आया, 190 नहीं ला पाया, तो 190 फिर मैं कैपिटल से काटूंगा। इसका मतलब कि जितनी गुडविल का हिस्सा उसका बनता है, उसमें से जो वो नहीं लेकर आ पाया वो कैपिटल से कटेगा, क्योंकि जो ले आया वो तो काटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार आपका जो क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप से वो एडमिशन और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन होगा। तो डिसोल्यूशन और एडमिशन को अपना अच्छी तरीके से करके जाइएगा। आई एम नॉट सेइंग कि रिटायरमेंट डेथ आ नहीं सकता, आई एम जस्ट सेइंग रिटायरमेंट डेथ आने के चांसेस कम है। तो एडमिशन डिसोल्यूशन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, उस पर आपने मेहनत ज़्यादा करनी है। ज़्यादा चांसेस जो हैं गार्नर वर्सेस मुरे है, गार्नर वर्सेस मुरे। एमएलएम या जो वो है वो नहीं आने वाला, मेरा दिल ऐसा कहता है। गार्नर वर्सेस मुरे जिसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है और उसका लॉस बाकी पार्टनर बियर करते हैं, वो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। ऑल्दो मैंने ये बात जनवरी में भी बच्चों को कही थी, पर जनवरी में ऐसा नहीं हुआ, जनवरी में डिसोल्यूशन नहीं आया, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि इस बार आने के चांसेस अच्छे हैं, आपको करना चाहिए। चलिए लिख लिया। तो दिस वाज टॉपिक नंबर हमारा 1 था, रेशियो। सेकंड टॉपिक इज हमारा गुडविल ट्रीटमेंट, जो हमने एडमिशन रिटायरमेंट में भी पढ़ लिया। अब मैं यहाँ से जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, टॉपिक 6, सब सेम है। चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सब में सेम चलेंगे। जिस जगह पर मुझे कोई टॉपिक अलग करना होगा वहां मैं अलग कर दूंगा, अदरवाइज एवरी टॉपिक इज सेम इन ऑल दी कंसेप्ट, सब में टॉपिक सेम है। ओके, चलिए। तो वी आर प्रोसीडिंग विद टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ
accumulated reserves, profits and losses। इकट्ठे हुए हुए प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस का क्या करना है, ये ट्रीटमेंट है। कॉमन ट्रीटमेंट है, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कुछ भी हो, सब जगह पे ये कॉमन चलेगा। देयर इज नो सिंगल चेंज एट ऑल, कुछ भी चेंज इसके अंदर नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। थोड़ा सा समझते हैं कि ये होते क्या है। देखो, जो हमारी बैलेंस शीट होती है, हमारी बैलेंस शीट में कई प्रकार की गुल्लक पड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व्स पड़े हैं, हमारी बैलेंस शीट में पीनल अकाउंट पड़ा है लायबिलिटी साइड, या एसेट साइड में पीनल अकाउंट पड़ा है। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त, जो पीनल अकाउंट एसेट साइड में होता है वो एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं, जो पीनल अकाउंट लायबिलिटी साइड में होता है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। और जो रिजर्व्स हैं, ये तो अपने आप में ही लिखा है, ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं। पार्टनरशिप के धंधे में पार्टनर्स अपनी कुछ गुल्लक बना के चलते हैं। इनके अलावा कुछ और भी चीज़ हो सकती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं। तो हमें ये समझना है कि अगर बैलेंस शीट के अंदर इस तरह के कोई रिजर्व्स, कोई प्रॉफिट्स, कोई लॉसेज अगर दे रखे हैं, तो इनको पार्टनरशिप में क्या करना है। सिंपल सिंपल से दो केस हैं, तो ट्रीटमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है केस नंबर 1, पार्टनर्स डिसाइडेड। रट्टा मत मारना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना और सोचना। पार्टनर डिसाइडेड not to show not to show these items in balance sheet। सारे पार्टनर्स ने मिलकर ये नक्की करा कि हम इन आइटम्स को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं दिखाएंगे, तो हमें इन सब आइटम को क्या करना चाहिए, बांट के खत्म कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरी ये गुल्लक बनी हुई है, लेकिन अब मुझे ये गुल्लक कहीं पे शो नहीं करनी, तो गुल्लक में जितना भी पैसा होगा वो पार्टनर में क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर मुझे इन आइटम्स को बैलेंस शीट में शो नहीं करना, तो सबसे बढ़िया इनका ट्रीटमेंट है कि इनको क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। दोस्त, अगर मैं रिजर्व्स को और प्रॉफिट्स को बांटूंगा, इन दो चीजों को अगर मैं बांटूंगा, एक इसको एक इसको, इससे पार्टनर का फायदा होगा। तो इससे पार्टनर की जो कैपिटल है वो बढ़नी चाहिए, और रिजर्व्स और प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे तो रिजर्व्स को डेबिट कर देंगे, और जो ये पिनल अकाउंट है इसको भी डेबिट कर देंगे। ओके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इनको बांटना है, ये पिनल अकाउंट को, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को, ये लॉसेज हैं, लॉसेज बांटने से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेंगे, और डेबिट करने के बाद जो भी ये आइटम है इनको क्रेडिट कर देंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर पिनल अकाउंट। तो सिंपल, बस आपने पार्टनर में इनको बांट देना है, और कौन सी रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को कि बैलेंस शीट का कोई भी आइटम बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। एवरी सिंगल आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो केस नंबर 1, इफ वी हैव डिसाइडेड नॉट टू शो दीज आइटम्स इन बैलेंस शीट, देन द फर्स्ट एंड प्राइमा फेसी जो स्टेप है वो ये है कि इन आइटम को बांट के खत्म कर दो। बांटने के लिए जो आइटम लाइबिलिटी में है उनको डेबिट करते हैं, पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। जो आइटम एसेट्स में है उनको क्रेडिट करते हैं और पार्टनर कैपिटल को डेबिट करते हैं। कौन सी रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो, क्योंकि बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर्स की है, तो बढ़ेगा भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओके। बट देयर इज वन मोर केस, देयर इज वन मोर केस जहां पे ये बोला जाता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो दीज आइटम्स इन बैलेंस शीट। अगर पार्टनर्स ने ये कहा कि मुझे इन आइटम्स को बैलेंस शीट के अंदर शो करना है, दोस्त अगर मैं इनको बैलेंस शीट के अंदर दिखाना चाहता हूं तो सीधी सी बात है, बांट नहीं सकता। तो इसका मतलब है इस केस में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट। अब सीधी सी बात है, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे लेकिन एंट्री तो पास करनी है, तो एंट्री पास हो जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री।
एडजस्टमेंट एंट्री आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, पूरी पार्टनरशिप में एक ही एडजस्टमेंट एंट्री है, और वो एडजस्टमेंट एंट्री अपने पास क्या है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री मैं पास कर दूंगा इफ दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज आइटम्स। इट मीन्स दे वांट टू कंटिन्यू टू शो दीज आइटम्स इन बैलेंस शीट, वो इन आइटम्स को बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, बांट नहीं सकते, बांट नहीं सकते तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी। ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने पढ़ा है हमेशा गेनिंग रेशियो सेक्रीफाई रेशियो में पास होती है, और ये वाली एंट्री हमेशा नेट इफेक्ट पे पास होगी। नेट इफेक्ट से मेरा क्या मतलब है? नेट इफेक्ट से मतलब है कि रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस करके जो वैल्यू आएगी उसमें इस एंट्री को बांटा जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर रिजर्व्स 50 के हैं, मेरे पे प्रॉफिट अगर 10 का है, तो 50 और 10 कितना हो गया? 60। लॉसेज अगर मान लो 5 हैं, तो 60 में से 5 हटा के ये एंट्री 55,000 के ऊपर बढ़ के चलेगी, यानी नेट इफेक्ट आपको निकालना होगा। समटाइम्स क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, चांसेस बिल्कुल रेयर हैं पर हो सकता है, कभी कभार ये जो नेट इफेक्ट है जो आप निकालोगे ये नेगेटिव आ जाएगा। दोस्त अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आ गया तो आप ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स कर दोगे। रिवर्स का मतलब है कि वैसे तो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है, पर अगर ये नेगेटिव आया तो आप इसी एंट्री को रिवर्स कर दोगे। रिवर्स करने का मतलब एंट्री क्या बन जाएगी? सेक्रीफाइस टू गेन। ऐसा आज तक हुआ नहीं है, आपकी बुक में सिर्फ इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया। गलती से कभी ऐसा हो जाए कि नेट इफेक्ट आपका नेगेटिव आ जाए तो ध्यान रहे एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस नहीं, सेक्रीफाइस टू गेन होगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपने ये एंट्री उल्टी पास कर दी तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट बहुत महंगा पड़ेगा। क्वेश्चन अगर 14-15 मार्क का होगा तो आपके 5-6 नंबर गुल हो जाएंगे सिर्फ इतनी सी बात के। क्योंकि ये गलत होने से पार्टनर कैपिटल गलत होगा, पार्टनर कैपिटल गलत होने से कैपिटल एडजस्टमेंट गलत होगा, बैलेंस शीट गलत होगी, मैचिंग गलत हो जाएगी। तो अल्टीमेटली एक गलती बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। टीचर की कोशिश भी यही रहती है कि अगर मैं बच्चे के नंबर कटवाना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसा पॉइंट डालूं जिससे कास्केडिंग इफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूंगा कि आप रीवैल्यूएशन में गलती कर दो। अब रीवैल्यूएशन में गलती कर दो तो गेन गलत आएगा, गेन गलत आएगा तो पार्टनर कैपिटल गलत आएगा, पार्टनर कैपिटल गलत आएगा तो बैलेंस शीट गलत आएगी। तो गलती जितना इनिशियल फेज में होगी उतना प्रॉब्लमेटिक है, गलती जितना डिक्लाइनिंग फेज में होगी उतना बढ़िया है। बढ़िया इन द सेंस कि आपके नंबर कम कटेंगे। दिस मिस्टेक विल ओनली हैपन इन इंक्लाइनिंग फेज, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा, तो इसको आपने ध्यान रखना है। ओके, नोट कर लें इसको। तो रिजर्व्स के अपने पास सिर्फ दो ही ट्रीटमेंट है, ज्यादा कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है। पार्टनर या तो इन रिजर्व्स को बैलेंस शीट में दिखाना चाहेंगे या नहीं दिखाना चाहेंगे। अगर नहीं दिखाना चाह रहे, बांट के खत्म कर दो। अगर दिखाना चाह रहे हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। ओके, इसको नोट कर लें। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर अच्छा सा। काजल, तूने जो डाउट भेजा था वो समझ में आ गया था पॉइंट?
मुझे ये नाम बोलते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है। अनहिता। मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? प्रोनाउंसिएशन ठीक है ये? अनहिता। नाइस नेम। दोस्त मैं कुछ टर्म्स बोलूंगा, आप मुझे बताना कि क्या केस वन लग रहा है या केस टू लग रहा है। ठीक है। केस वन में पार्टनर्स इन रिजर्व्स को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते। केस टू में वो इनको बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, आपने पहचानना है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है। आई एम सेइंग पार्टनर डू नॉट वांट टू टच दीज आइटम्स। एक लाइन बोली मैंने, पार्टनर्स इन आइटम्स को छेड़ना नहीं चाहते। तो इसका मतलब क्या बनता है कि क्या वो इसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते? भाई छेड़ना नहीं चाहते इसका मतलब बांट नहीं सकते। तो बांट नहीं सकते इसका मतलब कौन सा केस लग रहा है? केस टू। ओके। सेंटेंस समझना है, लैंग्वेज का खेल है सारा। मान लो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो बैलेंस शीट एज लीस्ट एज पॉसिबल। पार्टनर ने सोचा कि हम अपनी बैलेंस शीट को कम से कम दिखाएं। तो बैलेंस शीट कम से कम कब दिखेगी? जब बैलेंस शीट में आइटम ज्यादा दिखेंगे या कम दिखेंगे? अब कम कब दिखेंगे? जब बांट दें या नहीं बांटें? बांट दें। तो कौन सा केस लग रहा होगा? केस वन। आपको ना खोल के चीज नहीं बताई जाएगी, आपको लैंग्वेज में फंसाया जाएगा। कभी कभी कहेगा कि पार्टनर चाहते हैं कि बैलेंस शीट एज डिटेल्ड हो। एज डिटेल्ड का मतलब कि बैलेंस शीट में सब चीज जैसी है वैसी पड़ी रहे, एज डिटेल्ड रहे। उस केस में फिर मैं बांट नहीं सकता, तो मैं कौन सा केस लगा के चलूंगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। आपको 2 मिनट पॉज लेके सोचना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी हिंदी क्या बनती है। ओके। तो दिस वुड बी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है टॉपिक नंबर 4, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगेन कॉमन टॉपिक फॉर कंप्लीट पार्टनरशिप। कॉमन टॉपिक फॉर कंप्लीट पार्टनरशिप। देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको दिमाग में ये चीज़ फ्रीज हो जाए कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या चक्कर क्या है इन सब चीज़ों का। दोस्त मैं बैलेंस शीट की अगर बात करूँ तो आम तौर पे बैलेंस शीट में होता क्या क्या है? बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स होते हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लान मशीन हो गया, फर्नीचर फिक्सचर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश बैंक हो गया। इसके अलावा बैलेंस शीट में गुडविल भी होता है। और इसके अलावा बैलेंस शीट में हमने अभी पढ़ा कुछ लॉसेस भी होते हैं, जो मैंने बताया, पिनल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सब लॉस होते हैं। अच्छा, लाइबिलिटी में क्या क्या होता है? आप रेजोल्यूशन पढ़ के आ रहे हो, तो कैपिटल होती है सबसे पहले। लेट सपोज ए और बी की कैपिटल है। कुछ रिजर्व्स होते हैं, कुछ हमारा प्रॉफिट्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, और कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आखिरी में ये टोटल होता है।
दोस्त गौर करना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ को अपने पास थोड़ा दिमाग में उतारना। आराम से आराम से। सब ठीक है। चलें। तो मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा गौर कीजिएगा। पार्टनरशिप के धंधे में हमें पार्टनरशिप की बैलेंस शीट को अलग अलग तरीके से डील करना होता है। मैंने आपको बेटा सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक नंबर 1 रेशियोज। इसका खाली काम ये था कि सेक्रीफाई रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू ओल्ड रेशियो आपको निकालना है। फिर मैंने आपको टॉपिक नंबर 2 पढ़ाया गुडविल। याद करो गुडविल के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एक ओल्ड गुडविल होती है, एक न्यू गुडविल होती है। ओल्ड गुडविल याद है कौन सी गुडविल होती है? जो बैलेंस शीट में होती है। ये वो गुडविल है जो बुक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो मैंने जो आपको टॉपिक नंबर 1 पढ़ाया वो इसका पढ़ाया। फिर मैंने आपको टॉपिक नंबर 2 पढ़ाया। अभी टॉपिक नंबर 2 या 3 पढ़ाया अभी। थर्ड टॉपिक के अंदर हमने बात करी रिजर्व्स की, प्रॉफिट्स की और लॉसेस की। ढूंढो जरा, ये रे रिजर्व्स, ये रे प्रॉफिट्स, ये रे लॉसेस, मैंने इनकी भी बात कर ली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने टॉपिक मैं आपके सामने उठा रहा हूँ उन टॉपिक में मैं बैलेंस शीट के आइटम्स को डील कर रहा हूँ कि कौन से आइटम का क्या ट्रीटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा गुडविल में क्या करना था, फिर हमने पढ़ा अभी रिजर्व में क्या करना है, फिर हमने पढ़ा प्रॉफिट्स में क्या करना है, लॉसेस में क्या करना है। अब मैं आ रहा हूँ टॉपिक नंबर 4 पे। टॉपिक नंबर 4 का नाम क्या है? रिवैल्यूएशन। ध्यान देना जरा, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें बची हैं। कुछ तो बच गए एसेट्स और कुछ क्या बच गई? लाइबिलिटी। तो इन एसेट्स के लिए और इन लाइबिलिटीज के लिए क्या टॉपिक है? रिवैल्यूएशन। तो गुडविल का टॉपिक गुडविल पे एप्लीकेबल है, रिजर्व प्रॉफिट लॉस का टॉपिक उन पे एप्लीकेबल है, पर रिवैल्यूएशन का टॉपिक सिर्फ दो चीजों पे एप्लीकेबल है। कौन से? एसेट लाइबिलिटी। अगर एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू में अगर कोई चेंज आता है तो उस टॉपिक को मैं यहां डील करूंगा। सोचो जब मैं ये भी आपको बता दूं, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये हो चुका, ये हो चुका, ये भी हो चुका, सिर्फ एक चीज बच जाएगी बैलेंस शीट में। क्या? कैपिटल। टॉपिक नंबर 5 आने वाला है कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बैलेंस शीट पूरी पूरी कवर कर ली। पहले मैंने आपको गुडविल बताया, रिजर्व प्रॉफिट लॉसेज हो गया, एसेट लाइबिलिटी हो गया। अब बैलेंस शीट में इकलौती चीज क्या बच के आ रही है? कैपिटल। तो लास्ट टॉपिक विल बी कैपिटल एडजस्टमेंट। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली मेकिंग आवर होल बैलेंस शीट इनटू डिफरेंट टॉपिक्स। डिसोल्यूशन याद करो, पहला स्टेप वहां भी यही था कि डिसोल्यूशन में सारे एसेट लाइबिलिटी कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन। सारी पार्टनर की चीजें कहाँ जाएंगी? पार्टनर कैपिटल। सारे के सारे कैश बैंक के आइटम कहाँ जाएंगे? कैश बैंक अकाउंट में। दुनिया की कोई भी चीज उठा लो, कोई भी चैप्टर उठा लो, पहला काम बनता है कि आपको जो टैलीड इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप उसको कहाँ कहाँ डालोगे। तो डिसोल्यूशन के अंदर हम टैलीड इन्फॉर्मेशन को 3 जगह डालते हैं। इस चैप्टर में हम टैलीड इन्फॉर्मेशन को 3 जगह डालेंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट में। तो कुछ चीजें बैलेंस शीट में ही पड़ी रहेंगी, कुछ चीजें रिवैल्यूएशन में आएंगी, कुछ चीजें पार्टनर कैपिटल में आएंगी। बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। जैसा मैंने बताया इस अकाउंट में एसेट लायबिलिटी की बात होती है। तो ये अकाउंट अपने आप में एक नॉमिनल अकाउंट है। इसमें डेबिट साइड में सारे लॉसेज आते हैं और क्रेडिट साइड में इसमें सारे गेन्स आते हैं। तो आपको फायदे कब कब हो सकते हैं? आपको फायदे हो सकते हैं जब आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए। आपको नुकसान कब कब हो सकते हैं? जब आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए। आपको और फायदा कब हो सकता है? जब आपके लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए। या फिर नुकसान कब हो सकता है? जब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए। तो इन केसेस में नुकसान होगा, इन केसेस में फायदे होंगे। कुछ और एग्जांपल दोस्त, अगर मैं कहूं कि मेरी कोई अनरिकॉर्डेड इनकम्स थी या अनरिकॉर्डेड एसेट्स थे, तो सोचो ये भी फायदा है। मैंने पहले इनकम और एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड करूंगा तो कमाई भी बढ़ जाएगी और एसेट भी बढ़ जाएगा, ये फायदा है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है या अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है, अब इनको रिकॉर्ड करूंगा तो नुकसान होगा, इसलिए नुकसान। तो आपने अपने सारे एसेट, सारे लाइबिलिटीज पे होने वाले चेंजेस को यहाँ पे डालना है, लास्ट में टोटलिंग करना है। टोटलिंग करके ये होगा कि या तो जो गेन्स वाली फिगर है वो ज़्यादा आएगी या लॉस वाली फिगर ज़्यादा आएगी। अगर गेन वाली फिगर ज़्यादा आती है तो बैलेंस भी गेन बचेगा, और अगर लॉस वाली फिगर ज़्यादा आती है तो बैलेंस भी लॉस बचेगा। जो भी गेन लॉस बचेगा इसको बांटेंगे ओल्ड रेशियो में और इसको भी बांटेंगे ओल्ड रेशियो, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये भी बैलेंस शीट आइटम्स हैं। तो बैलेंस शीट आइटम जब भी बटते हैं किस रेशियो में बटेंगे? ओल्ड रेशियो। तो दिस इज ऑल अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ठीक है बॉस, इसको भी नोट कर लो, इस पे भी एक आगे छोटा सा नोट आएगा, उसको समझेंगे, आगे लेके चलेंगे। लिखा। तो अगर एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई बदलाव आ रहा है, उन वैल्यूज को डील करने के लिए वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। मजे की बात, यहाँ भी दो केस हैं। केस नंबर वन, अगर पार्टनर ने डिसाइड करा टू शो न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, अगर पार्टनर ने डिसाइड करा कि हम नई वैल्यूज को दिखाएंगे एसेट और लायबिलिटी की, तो आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे आपने ऊपर बनाया, एंड जो भी गेन लॉस आएगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। मतलब कोई चेंज नहीं है, जो करते हो वही करना है, जो भी गेन लॉस आया ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो अगर पार्टनर चाहते हैं कि हम नई वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करें, नई वैल्यूज़ मतलब जो बदली हुई वैल्यूज़ हैं, हम उनको अपनी बैलेंस शीट में दिखाएं, तो उस केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जो भी गेन लॉस आएगा ओल्ड रेशियो में बांटना है। लेकिन कभी कभार पार्टनर ये चाहते हैं कि हम नई वैल्यूज़ को रिकॉर्ड ना करें। कभी कभार पार्टनर क्या चाहते हैं, इफ पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, अगर पार्टनर चाहते हैं कि हम नई वैल्यू एसेट लायबिलिटी की शो ना करें, तब क्या करना है दोस्त, तब फिर से आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इसका मतलब जो भी गेन या लॉस आएगा, आप उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, और एडजस्टमेंट एंट्री पूरी पार्टनरशिप में होती है एक ही, गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। दोस्त अगर गेन आएगा तो ये एंट्री करेंगे, और अगर गलती से लॉस आया होगा तो मैंने कहा था एंट्री को पलट देंगे। अगर लॉस आएगा तो एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल। अगर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नई वैल्यू को रिकॉर्ड करो, तो क्वेश्चन नॉर्मल है। अगर आपका क्वेश्चन कह रहा है नई वैल्यू को नहीं, पुरानी वैल्यू को रिकॉर्ड करो, तो फिर आप गेन लॉस निकाल के उसको ओल्ड रेशियो में नहीं बांटोगे, उसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री करोगे। क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा आपने केस वन लगाना है। क्वेश्चन साइलेंट हो हमेशा आपने ओल्ड रेशियो में बांटना है, ऑलवेज। साइलेंट क्वेश्चन हमेशा ओल्ड रेशियो। साइलेंट क्वेश्चन हमेशा ओल्ड रेशियो।
अगर हमें नहीं बताया कि कौन सी वैल्यू शो करनी है तो हम न्यू वैल्यू शो करेंगे। दीपांशी, आई एम नॉट सेइंग कि हम वैल्यू शो करेंगे या नहीं करेंगे। आई एम सेइंग कि हम नई वैल्यूज़ को लिखेंगे या पुरानी वैल्यूज़ को। लेट्स से कि अगर स्टॉक 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख का हो गया, ये बात तो साफ है, गेन 50 का हो रहा है। पर क्या मैं बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू लिखना चाहता हूँ या नहीं? अगर मैं पुरानी वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो जो भी गेन लॉस आएगा उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अगर मैं नई वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो फिर जो भी गेन लॉस आएगा ओल्ड रेशो में बांटेंगे। मन में सवाल आएगा आप लोगों के, सर कोई पार्टनर पागल ही होंगे जो नई वैल्यू नहीं दिखाना चाहेंगे। बेटा हर आदमी की अपनी एक अप्रोच है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम गेन को दिखा देंगे तो सरकार हमसे टैक्स मांग लेगी। अब कई लोग सोचते हैं कि हमें बैंक में लोन लेने जाना है तो गेन दिखाना पड़ेगा। तो हर आदमी की अपनी अप्रोच है, काम करने का अपना सहूलियत है, अपना तरीका है। हम यहाँ पे किसी का पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि दो अप्रोच है। पेपर में कुछ ना बोला जाए तो ये अप्रोच करेंगे, इससे बोल दिया तो ये कर लेंगे, सिंपल। ओके, चले कंसेप्ट बहुत सारे हो गए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कितने सिंपल और कितने बढ़िया होते हैं, 10-10 नंबर फ्री के मिलते हैं, तो वो आपको दिखाता हूँ। हो गया, लिख लिया सबने? चले एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जनवरी में डेथ का क्वेश्चन आया है, डेथ मैंने अभी डिस्कस नहीं करा, इसलिए डेथ वाला क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, कोई और देखते हैं। ये हो सकता है। क्वेश्चन कितने मार्क का आया भाई? 10 मार्क का आया है। 10 मार्क का आया है, सितंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक आधा पॉइंट ऐसा है जो आपने अभी डिस्कस नहीं करा, अभी आगे लिखवाऊंगा। पर ओवरऑल क्वेश्चन आपसे ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। आइए, कहता है जी एक्स वाई जी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन 3-1। बैलेंस शीट दे रखी है इनकी। क्या क्या दिया है बैलेंस शीट में, पढ़ते हैं। तीनों की कैपिटल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक रिजर्व होता है, गौर करना मेरी बात पे। ये हम क्यों बनाते हैं? ये हम रिजर्व इसलिए बनाते हैं कि कल को इन्वेस्टमेंट पे कोई घाटा हुआ तो मैं इस गुल्लक से निकाल लूंगा। आई रिपीट, अगर इन्वेस्टमेंट पे घाटा हुआ तो मैं इस गुल्लक से निकाल लूंगा। जैसे चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट है 25 की, पर मार्केट वैल्यू कितनी है? 27,600। घाटा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? प्रॉफिट। बोलो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2,600। अब मुझे गुल्लक से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये मैं पूरी गुल्लक बांट दूंगा। ये गुल्लक सिर्फ तब यूज होती है जब मुझे क्या हो रहा हो? लॉस। मान लो अगर ये 25 है, ये 24 हो रहा होता। दोस्त अगर 25 की चीज 24 हो जाए तो घाटा कितने का हुआ? 1,000। मैं वो 1,000 का पैसा इस गुल्लक से निकाल लूंगा। सोचो, गुल्लक में से 6 में से एक निकाल लिया तो गुल्लक कितनी बचेगी? 5। 5,000 पार्टनर में बटेगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यूज सिर्फ तब होगा जब मुझे लॉस होगा, लॉस नहीं हो रहा तो यूज नहीं होगा। नीचे एक और रिजर्व दिया हुआ है, पढ़ो। वर्कमैन कंपनसेशन का भी रिजर्व है 12,000। अब ये क्यों बनता है? ये बनता है कि अगर काम करते वक्त किसी वर्कमैन को चोट लग जाए, किसी इंप्लॉय को चोट लग जाए, तो मैं इसमें से उसको मुआवजा दे दूंगा। मान लो किसी को चोट नहीं लगी तो सारा पैसा बांट लूंगा। लेट से किसी आदमी को चोट लग गई, एक बार नीचे देखता हूँ कि कहीं वर्कमैन के बारे में देखो बोला हुआ है। कह रहा लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है? 6,000। दोस्त मैंने गुल्लक बनाई 12,000 की, किसी इंप्लॉय को चोट लग गई, कोर्ट ने कहा कि इसको 6,000 मुआवजा दो। बताओ 12 में से मैं 6 का मुआवजा दे दूंगा, तो बचा कितना? 6। 6,000 पार्टनर बांट दूंगा। रट्टा नहीं है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पूरा खेल लॉजिक का है। आप ये सोचो, आप धंधा कर रहे हो, लोग करेंगे क्या? मैं आपको बताता हूँ अपने बिजनेस में, मेरे इंस्टीट्यूट में अभी ना कुछ साल पहले, कोविड से पहले, मैंने एक कॉफी वेंडिंग मशीन लगा रखी थी। ये जो कॉफी वेंडिंग मशीन होती है ना, कि बटन दबाते हैं कॉफी टी निकलता है, ये खतरनाक होती है बड़ी।
इसमें क्या होता है, इसका ना दरवाजा खोल के अंदर चाय पत्ती और ये सब डालना होता है। अब भाई वो अंदर होता है गर्म, और पानी वानी का खेल है, करंट लगता है बड़ा जोरदार अपने पास। तो मेरे स्टाफ में एक लड़का था अपने पास, छोटू करके, उसको पता नहीं, उसको ऐसे ही डैडी ने बोल दिया कि यार कॉफी अपने पास देख, अंदर पानी वानी चेंज करना है, वो करने गया, प्लग उसका ऑन था और वो चिपक गया उस पे। बहुत वायलेंट करंट, मतलब अच्छे लेवल का करंट। अब हालत खराब उसकी। अब मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना कि मेरे यहाँ पे काम करने वाला जो आदमी है उसके साथ ये ऐसी हानि हो गई। हमने बिठाया, ठीक भी अपने पास करवाया। उसके डैडी आए मेरे पास, छोटू के डैडी आए कि भाई साहब ऐसा है कि आपने इसको ठीक तो करवा दिया लेकिन कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब मेरे एंगल से सोचो, मेरे बिजनेस के एंगल से सोचो, मैं उसको जो भी पैसा दूंगा, अगर मैंने कोई गुल्लक नहीं बना रखी होगी तो अपनी जेब से दूंगा। अपनी जेब से दे रहा हूं तो क्या है, लॉस है। मान लो मैंने उसके लिए साल के स्टार्टिंग में पहले गुल्लक बना ली होती, लेट से 50,000 की गुल्लक बना रखी होती, पैसा गुल्लक में से देता, तो लॉस नहीं होता। तो अगर आप गुल्लक में से पैसा दे रहे हो तो लॉस नहीं है, पर अगर आप अपनी जेब में से पैसा दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बिजनेस में ये चीजें बहुत आम है। हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूट के अंदर भी बना रखी है। ये जो प्रोजेक्टर चलता है ना, इसका लैंप ना हीट होने पे फट जाता है, बड़ी समस्या है। मान लो हमने किसी स्टाफ को बोला कि प्रोजेक्टर का जो लेंस है, जब आपकी क्लास हो जाती है, इसको डेली बेसिस पे साफ करना होता है। तो हमने स्टाफ को स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है कि भाई बटन बंद करके साफ करना। अगर आप चलते हुए प्रोजेक्टर को साफ करने जाओगे तो हीट से ये ब्लास्ट हो जाएगा। और छोटा मोटा नहीं, अच्छा ब्लास्ट होता है, क्योंकि अंदर लैंप लगा हुआ है, वो आंखों आंखों में डल जाए तो दिक्कत हो जाए। फिर भी जो स्टाफ है उसमें से दो तीन निकम्मे ऐसे हैं, जल्दबाजी के चक्कर में बटन बंद करना ही भूल जाते हैं। वो जाते हैं अपने पास, वो करने जाते हैं, बीच में एक बार ऐसा हो भी गया था, उसमें आवाज आई, वो फट गया अंदर से, उसकी आंख में चोट लग गई। तो ये ऐसे केस हर बिजनेस में होते हैं। उसके लिए हमें ये रिजर्व जो है पहले से क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। खैर, तो एक हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एक हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड। बाकी क्रेडिटर्स है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। दोस्त, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं होता, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है। सुना है, प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के ऊपर देते हैं। तो जब मेरा एम्प्लॉय रिटायर होगा तब मैं उसको ये पैसा दूंगा, ये पैसा मैं छेड़ नहीं सकता। ये पैसा पार्टनर आपस में नहीं बांट सकते, ये एम्प्लॉय का पैसा है। कहीं पे कॉपीज में लिख लेना, ईपीएफ जो होता है, ये दोस्त रिजर्व नहीं है, ये क्या होता है, लाइबिलिटी। ये बटता नहीं है पार्टनर में, कहीं आप ईपीएफ का पैसा पार्टनर में बांट दो, प्रॉब्लम हो जाएगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, एसेट्स में गुडविल है, गुडविल बट जाएगा। पेटेंट है, मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर है, प्रोविजन बना हुआ है, कैश एट बैंक है। नीचे बहुत सारी चीजें दे रहा है। कह रहा है जेड रिटायर हो गया, जेड के रिटायर होने पे गुडविल वैल्यू हो रही है 60,000। जो गुडविल अंदर दी है ओल्ड है, जो गुडविल बाहर दी है न्यू है। कह रहा है पेटेंट की वैल्यू को 20% कम करना है, मशीन की वैल्यू को 90% करना है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 10% बनाना है। प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी 6 है, वर्कमैन की लायबिलिटी भी 6 है। जेड इन्वेस्टमेंट ले गया मार्केट वैल्यू पे। और लास्ट में कहता है क्योंकि जेड रिटायर हो रहा है, तो जेड के रिटायर होने पे जो भी पैसा उसको देना है, 50% हाथ के हाथ दे दो, 50% एक साल में देना, और जो बैलेंस बचेगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज से देना। मान लो जेड का पैसा आखिरी में बचकर आता है 1 लाख, तो 1 लाख अपने पास जो 50% है यानी 50,000, वो हाथ के हाथ दे दो। आगे लिखा है, ध्यान देना, 50% ऑफ बैलेंस, मतलब जो बचा हुआ 50,000 है, उसका 50% यानी 25,000 वो एक साल में देंगे, वो लोन है। और फिर भी जो 25,000 बच गया उसके लिए बिल्स पेबल दे देंगे 3 महीने का। क्वेश्चन कह रहा है एंट्रीज पास करो। सिर्फ एंट्री किसकी मांग रहा है, पढ़ना, गुडविल। मान लो यहाँ पे लिखा होता शो एंट्रीज, बस इतना, तो फिर मैं पूरे क्वेश्चन की एंट्री दूंगा, सारे क्वेश्चन की। पर क्योंकि यहाँ सिर्फ गुडविल की एंट्री मांग रहा है तो मैं गुडविल की एंट्री दूंगा। कह रहा है रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 10 मार्क के लिए। आइए कंप्लीट करते हैं इसको फटाफट से। फॉर्मेट बनाएंगे, लिख लेना, ये क्वेश्चन है आपका सितंबर 24 का, और क्वेश्चन नंबर 4 का है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा पार्टनरशिप का ही होता है, इन केस यू डोंट नो, कहीं लिख लेना कॉपीज में, ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 4 पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। दोस्त, हमें सबसे पहले बनाना है जर्नल, क्वेश्चन में बोला है जर्नल, लेकिन जर्नल सिर्फ किसका, गुडविल का। फिर हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वॉइस नहीं आ रही, अरे बाकी बच्चे वॉइस आ रही है। काजल, रिद्धि, उत्कर्ष, उत्कर्ष को तो आ नहीं रही, हर्षिता वॉइस आ रही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अबे उत्कर्ष, अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ा।
नालायक। हाँ जी। पार्टनर कैपिटल में अपने पास 3 पार्टनर हैं। अगर उत्कर्ष को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, इसको अगर गधे को वॉइस ही नहीं आ रही तो ये भी नहीं सुनेगा। फोर्थ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट, कब रिटायर हुआ ये? 31 मार्च 24। चलो बॉस, रेडी हो गए तो बताना, शुरू करते हैं। करें शुरू। दोस्त, जर्नल एंट्री गुडविल की याद करो। गुडविल की 2 एंट्री होती है, पुरानी गुडविल की, न्यू गुडविल की। पहले पुरानी गुडविल को बांट दिया जाता है। तो जी बांट दो। पुरानी गुडविल दे रखी है 12,000, 12,000 बट जाएगी एक्स वाई जेड में। आएंगे, लिखेंगे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड्स कैपिटल, टू गुडविल। 12,000 की गुडविल ओल्ड रेशो में बटेगी। ओल्ड रेशो है 3:1। बांट दो 3:1 में। 6, 4, 2। नरेशन, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। याद है टॉपिक नंबर 2 पढ़ा था, पुरानी गुडविल को हमेशा राइट ऑफ करते हैं। इसके अलावा दोस्त दूसरी गुडविल होती है न्यू गुडविल। और न्यू गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्योंकि हम एडमिशन नहीं पढ़ रहे, हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। एडमिशन छोड़ के न्यू गुडविल की एंट्री हर जगह गेनिंग टू सेक्रीफाइस है। तो पहले गेनिंग और सेक्रीफाइस ढूंढना पड़ेगा, कौन है कौन नहीं है। आइए जरा ढूंढते हैं। याद करो, आपने लास्ट क्लास में रेशियो पढ़ा था, थोड़ा गौर करना बेटा। 3:1 रेशियो है। 3:1 में से जेड निपट गया, चला गया जेड। याद है मैंने लास्ट क्लास में सिंपल केस पढ़ाया था, कुछ ऐसा याद है? 3:1 में से 1 वाला चला गया, तो न्यू रेशियो क्या बनेगी? 3:2। और दोस्त याद है, अगर न्यू रेशियो 3:2 है तो गेनिंग रेशियो भी कितनी होगी? 3:2। ये क्लियर है? सिंपल केस में हमने ऐसा पढ़ा था। नीचे हमेशा पढ़ लिया करो, कहीं कोई न्यू रेशियो दे तो नहीं रखी, क्योंकि अगर दे रखी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में 3:2 न्यू रेशियो है और 3:2 ही गेनिंग रेशियो आएगा। तो जो पार्टनर जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जेड सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो पार्टनर बचे वो गेन कर रहे हैं, तो गेन कर रहे हैं इसका मतलब उनको डेबिट करेंगे। एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। नरेशन होगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। मुझे डर है कि किसी बच्चे को ये वाला कंसेप्ट समझ में ना आया हो, तो मैं इसके लिए नीचे यहाँ पे ऐसे समझा रहा हूँ। तो उस गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो बन गई 3:2, ओल्ड रेशियो है 3:1। अगर मैं एक्स वाई जेड को ये सॉल्व कर दूं, गेनिंग रेशियो निकालूं, तो 3/5, 2/5, ये 0 है क्योंकि चला गया। माइनस में 3/6, 2/6 और 1/6, ये आपने सॉल्व करना है। जब भाई आप ये सॉल्व करोगे, ये -1/6 आएगा। 5 और 6 का एलसीएम 30 होता है। तो 5 6 3 जा 18, 6 5 3 जा 15, तो ये 3/30 आएगा। और ये 2/30 आएगा। क्योंकि ये 1/6 है, इसको आप 5/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -5/30 आएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि गेनिंग रेशियो निकालते वक्त ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, तो ये दोनों गेन कर रहे हैं। लेकिन गेनिंग रेशियो निकालते वक्त ये आ गया नेगेटिव, तो ये क्या कर रहा होगा? सेक्रीफाइस। इसका मतलब एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस में एक्स और वाई डेबिट और जेड क्रेडिट। वैल्यू उठा लो गुडविल की। गुडविल फर्म की है 60,000। 60,000 में इनके ये शेयर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3/30 में मैं 60,000 मल्टीप्लाई करूंगा, 2/30 में 60,000 मल्टीप्लाई करूंगा, और इसमें अपने पास 5/30 में 60,000 मल्टीप्लाई करूंगा। जब करूंगा तो 30, ये 2 आ जाएगा, 2 3 जा आ जाएगा 6,000, तो दिस विल बी 6। फिर 32 2 जा ये आ जाएगा 4, और 32 5 जा 10। तो ये एंट्री बन जाएगी 6 4 और 10 पे। आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो एग्जाम में, ये जरूरी नहीं है। मैंने ये पार्ट इसलिए समझाया है कि किसी बच्चे को समस्या होगी आपने ये एंट्री कैसे पास करी, इसलिए। तो आपको ये पेपर में करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना अपना, सीधा एंट्री पास कर सकते हो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है बॉस? पक्का? चले, तो गुडविल वाला पॉइंट हमारे पास ये होगा।
हो गया। चलिए आगे आएंगे। गुडविल का काम खत्म। जैसे ही आपने गुडविल की एंट्री पास कर दी, तो सेम टाइम पे जाके इसकी पोस्टिंग करिएगा। सेम टाइम पे, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दें। एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, तो तीनों के डेबिट साइड में आके लिखेंगे 6, 4 और 2, यहाँ लिखेंगे टू गुडविल। इसी तरीके से एक्स डेबिट, वाई डेबिट, 6 और 4, तो एक्स और वाई में डेबिट में डालेंगे 6 और 4, नाम लिखेंगे जेड का, टू जेड्स कैपिटल। जेड क्रेडिट हो रहा है 10 से, तो जेड में क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे 10, लेकिन तोड़कर 6 और 4, नाम लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल, नाम लिखेंगे बाय वाई कैपिटल। इसका मतलब आपने जैसे ही कोई जर्नल एंट्री पास करी, हाथ के हाथ आप उसकी पोस्टिंग करो, ताकि आप भूल ना जाओ। पहले ये तीनों डेबिट हुए तो डेबिट में वैल्यू डाली, फिर ये दोनों डेबिट हुए, डेबिट में वैल्यू डाली, वो क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में वैल्यू डाली। हो गया। तो गुडविल का पॉइंट हमारे पास खत्म। और देखते हैं और क्या पॉइंट दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। चले, आगे कह रहा है पेटेंट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना है बाय 20%। ध्यान देना बेटा, पेटेंट की वैल्यू को रिड्यूस करना है, लिखा है बाय 20%। बाय 20% की हिंदी क्या है? क्या 20% से रिड्यूस करना है या 20% करना है? मैं किसी चीज को कम करके 20% बना दूं या फिर 20% से कम करूं? तो ये बाय का मतलब थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। पढ़े। पेटेंट है 30,000, 30 का 20% कितना आता है? 6। तो ये नुकसान है क्योंकि पेटेंट की वैल्यू कम हो रही है। रीवैल्यूएशन डेबिट साइड में लिखेंगे पेटेंट्स, 6,000 का लॉस। और बैलेंस शीट में आके हम दिखाएंगे पेटेंट्स। मैंने कहा था क्वेश्चन साइलेंट हो तो नई वैल्यूज को दिखाते हैं। तो 30,000 के पेटेंट में से अगर 6,000 का नुकसान हो गया, आज पेटेंट सिर्फ 24,000 के होंगे। ठीक है बॉस। क्योंकि वो लॉस रिजर्व से रिकवर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन में सिर्फ वही लॉस आता है जो आप अपनी जेब से भरोगे। ठीक है। पेटेंट का पॉइंट हो गया। और देखो पेटेंट के अलावा क्या बोलता है। कहता है दैट ऑफ मशीनरी, यहाँ लिखा है 290%। ये कहना चाह रहा है कि मशीनरी की वैल्यू 90% से गिरानी है या गिराकर 90% करनी है। देखो, एक तो है बाय 20% और एक है 290%। बाय 20% का मतलब 20% से गिरा, 290% मतलब कि गिर कर 90% हो गया। तो अगर 100 की चीज गिर के 90% हो गई तो गिरी कितनी होगी? 10%। तो 60,000 की मशीन है, 10% से गिर गई, ये भी नुकसान है। तो मशीन 6,000 हो गया नुकसान, और मशीन की वैल्यू में से 6,000 का नुकसान हो गया, तो आज मशीन बची होगी 54,000। ये ना लैंग्वेज स्किल है कि भाई आपको पता होना चाहिए बाय का मतलब क्या है, टू का मतलब क्या है। मैंने कहा कि आपका जो पैसा है वो 200 रुपये से कम हो गया तो बाय 200 है। मैंने कहा पैसा कम होके 200 रुपये बन गया तो ये टू 200 रुपये है। दोनों में फर्क है। ओके। और देखते हैं, मशीन भी हो गया, पेटेंट भी हो गया। अगला कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रेज करना है। रेज मतलब बढ़ाना है। अब जरा पढ़ना, रेज के साथ क्या लिखा है? 2। तो 10% से नहीं बढ़ाना, बढ़ाकर कितना परसेंट करना है? 10%। पढ़ते हैं डेटर्स कितने हैं। प्रोविजन हमेशा डेटर की वैल्यू पे बनता है। डेटर मतलब ये वैल्यू, ये 40 46 का कोई मतलब नहीं होता। जो वैल्यू बाहर दी होती है उससे कोई मतलब नहीं है, डेटर की वैल्यू। डेटर 50 है, 50 पे 10% प्रोविजन यानी कितना बनेगा? 5। लेकिन पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ है? 4। गौर करना इस बात पे, लिख देते हैं। मुझे नया प्रोविजन बनाना है 50,000 के ऊपर 10%, जो कि कितना बनता है? 5। लेकिन जो मेरे को पहले से प्रोविजन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4। कंसेप्ट ये है कि अगर कभी भी प्रोविजन की वैल्यू बढ़ रही है तो वो आपका लॉस है, और कभी भी प्रोविजन की वैल्यू कम हो रही है तो वो आपका क्या है? गेन है। दोस्त प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन का मतलब है कि मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पैसा डूब जाएगा।
तो अगर मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा हूँ तो नुकसान है, और अगर मैं एक्सपेक्ट कम कर रहा हूँ तो एक तरह का फायदा है। अब मेरे केस में प्रोविजन पहले 4 था, लेकिन अब प्रोविजन कितना हो रहा है, 5। तो 4 से 5 करने के लिए 1,000 का लॉस होगा। उस 1,000 के लॉस को आके लिख देंगे रिवैल्यूएशन, लिखेंगे प्रोविजन 1,000 का लॉस, और बैलेंस शीट में जाके दिखाएंगे कि अब प्रोविजन 5 हो चुका है। तो बैलेंस शीट में आप जहाँ कहीं भी डेटर्स दिखाओगे, डेटर 50 थे, और 50 में से अब नया वाला प्रोविजन आप हटाओगे, नया वाला प्रोविजन 5 हो चुका है। तो 50 में से 5 गया तो ये कितना हो जाएगा, 45। पहले प्रोविजन 4 था, अब 5 हुआ तो 1 का लॉस हो गया, और अब प्रोविजन 5 हो चुका है तो 5 माइनस करके दिखाएंगे। कहीं पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बैलेंस शीट में प्रोविजन हमेशा नया वाला आता है, जबकि रीवैल्यूएशन में जो प्रोविजन है उसका सिर्फ डिफरेंस आता है। रीवैल्यूएशन में जो प्रोविजन है उसका सिर्फ डिफरेंस आता है। तो फिर उस केस में मैं ये करता कि पहले 4,000 है, अब 10% से बड़ा होगा तो 4400 हो गया होगा। 4,000 पहले से था, अगर 10% से बढ़ गया तो 4,000 का 10% कितना होता है, 400। तो नया प्रोविजन कितना बन गया होगा, 4,400। तब मैं 4,400 यहाँ पे माइनस करता और इधर 400 का लॉस दिखाता। ठीक है, क्लियर। चले और देखते हैं, प्रोविजन का पॉइंट भी हो गया। आगे कहता है लाइबिलिटी प्रोविडेंट फंड की 6,000 है। दोस्त प्रोविडेंट फंड अंदर दिया हुआ है 12, 12 की लाइबिलिटी अब सिर्फ 6 की हो गई, फायदा है। 12 की लाइबिलिटी 6 की हो गई, फायदा है, तो फायदे को यहाँ लिखेंगे, बाय प्रोविडेंट फंड 6,000 का फायदा हो गया, और आज की डेट में लाइबिलिटीज में आएगा प्रोविडेंट फंड सिर्फ 6,000 बचा है। मेरी 12,000 की लाइबिलिटी 6,000 की हो गई, तो 6 का फायदा हो गया और 6 दिखा दिया। ठीक है भाई, आगे और पढ़ते हैं। कहता है लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की 6,000 है, इज टू बी क्रिएटेड। ये कह रहा है किसी वर्कमैन को चोट लगी, उसको 6,000 मुआवजा देना होगा, दिया नहीं है, देना होगा। तो 6,000 की लाइबिलिटी बनानी है। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में आओगे और बैलेंस शीट में आके लिखोगे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन। वर्कमैन की लाइबिलिटी मैंने 6,000 बना दी, मतलब मुझे 6,000 देने होंगे। अब मैं बैलेंस शीट में चेक करूंगा कि क्या मेरे पास वर्कमैन का कोई रिजर्व पड़ा है। तो चेक करते हैं, रिजर्व पड़ा हुआ है 12,000। दोस्त अगर 12,000 की गुल्लक मैंने पहले से बना रखी है और उसमें 6 की लाइबिलिटी बन गई, तो अभी भी रिजर्व कितना बचा होगा, 6,000। वो 6,000 पार्टनर में बंटना चाहिए। तो पार्टनर कैपिटल में जाके लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और 6,000 को जो ओल्ड रेशियो होगी 3:1 उसमें बांट देंगे। बट के आ जाएगा 3, बट के आ जाएगा 2, बट के आ जाएगा 1। क्योंकि 6 की लाइबिलिटी बन गई, गुल्लक पहले से थी तो लॉस कुछ नहीं होगा, लेकिन जो गुल्लक में बचा वो पार्टनर में बच जाएगा। ठीक है, क्लियर। और देखते हैं, फिर कहता है जेड इन्वेस्टमेंट को ले गया मार्केट वैल्यू पे। पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट है कितनी। दोस्त इन्वेस्टमेंट है 25, पर मार्केट वैल्यू कितनी है, 27,600। सारी बात छोड़ो, 25 की चीज 27,600 की हो रही है, पहले फायदा हो रहा है। सबसे पहले फायदा बुक करेंगे। फायदा हो रहा है 27,600, मतलब 2,600 का। तो लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 2,600 का फायदा हो गया। 25 की चीज 27,600 हो गई, 2,600 का फायदा। गौर कीजिएगा, कह रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25 से 27,600 हो गई, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन कह रहा है ये इन्वेस्टमेंट जेड ले गया। दोस्त अगर इन्वेस्टमेंट जेड ले गया तो बोलो आज बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट शो होगी या नहीं होगी। अगर मेरी कोई चीज पार्टनर ले गया तो इसका मतलब बैलेंस शीट में नहीं पड़ी होगी, तो यहां मैं इसको लिख दूंगा 0। और क्योंकि ये पार्टनर ले गया, तो जो पार्टनर ले गया उसकी डेबिट साइड में आ जाएगा। यहां पर आके लिखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट ले गया। कौन ले गया, जेड ले गया। कितने रुपए में ले गया, 27,600 में ले गया। जब भी पार्टनर कुछ ले जाता है तो आप डेबिट साइड में एंट्री डालते हो पार्टनर कैपिटल में, क्योंकि पार्टनर अगर कुछ ले जाएगा उससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। रीजन, अब आपको उसको कम पैसा देना होगा। लेकिन अगर पार्टनर कुछ ला रहा होता है तो एंट्री क्रेडिट साइड में डालते हैं। हमारे केस में हमने पार्टनर को इन्वेस्टमेंट दे दी,
तो एक तो इन्वेस्टमेंट इसको दी, इन्वेस्टमेंट पे फायदा हुआ, और आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, जीरो। आप अगर बैलेंस शीट में जीरो नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन ये दो चीज तो जरूर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और चेक करते हैं। आगे बोलता है जितना पैसा जेड का बचा उसको फॉलोइंग तरह से देंगे, ये आखिरी में होगा पॉइंट, क्योंकि देखना पड़ेगा कितना बचा। आइए, हमने बाहर की इन्फॉर्मेशन कर ली, अब हम अंदर की इन्फॉर्मेशन में कुछ बचा है तो उसको डालेंगे। गुडविल बटना था, बांट दिया। गुडविल के अलावा आईएफएफ हमने नहीं बांटा, आईएफएफ 6000 का पड़ा हुआ है, कहीं यूज नहीं हुआ, तो आईएफएफ को बांटो। लिखेंगे आईएफएफ बांटेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 6000 का है, ये भी 3:1 में बांटेंगे। बांट दो बेटा, ये भी बट के आएगा, 3, 2 और 1। जब गुल्लक यूज ही नहीं हुई तो सबसे बेहतर तरीका है कि उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलिए, तो अंदर वाला गुडविल बट गया, आईएफएफ बट गया, डब्ल्यूसीआर हमने बांट दिया, ईपीएफ तो बटता ही नहीं। अंदर की भी सब चीज हो गई। अंदर की कैपिटल्स दे रखी है 78, 42, 31। कैपिटल डालेंगे बाय बैलेंस बीडी, 78, 42 और 31, ये कैपिटल डाल दी। चलें, अब क्वेश्चन को खत्म करना है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन खत्म करते हैं। 6 6 12 और एक 13, 13 का लॉस हुआ, 8600 का फायदा हुआ, तो लॉस ज्यादा है तो बचेगा भी लॉस। 13,000 में से 8,600 चला गया, 13,000 में से 8,600 गया तो शायद 4400 बचेगा, देख लेना एक बार। और जो भी लॉस बचेगा दोस्त, वो लॉस पार्टनर कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। 4400 है और 4400 बच जाएगा 3:1 में। बांटें 4400 को 3:1 में, बच जाएगा 2200। और आप बताना बाकी क्या बटेगा। 4400 को 3:1 में, पॉइंट में आएगा शायद। वन फोर सिक्स सेवन और 733। ओके, चलें, जर्नल हमारा पूरा हो गया, रिवैल्यूएशन पूरा हो गया। अब पार्टनर कैपिटल की टोटलिंग करेंगे। पार्टनर कैपिटल की टोटलिंग, सबसे पहले दोस्त जेड को हमने खत्म करना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था जो भी जेड का पैसा बचा कुछ अलग अलग तरीके से देना है। पहले जेड का टोटलिंग करते हैं। जेड के थे 31,000, 6 और 4 41 हो गए, 42 43, तो जेड का टोटल बन रहा है 43,000। अब दोस्त 43,000 में से हमने क्या क्या दे दिया। 43 में से 2,000 उसका जो है गुडविल बढ़ गई, खत्म हो गया। फिर 43 में से 27,600 चला गया और 733 चला गया। भाई चेक करना पड़ेगा ये। 43,000 टोटल है, माइनस कर देंगे इसके अंदर 2,000, माइनस कर देंगे इसके अंदर 27,600, और माइनस कर देंगे 733। भाई साहब, ये जो बचकर आ रहा है जेड का आंसर, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये जेड का आंसर ये बच के आ रहा है, ये 12,667 रुपये। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्या हिंदी बना रहा है वो। यहाँ तक ठीक है दीपांशी, ये ठीक है बेटा, 12,667, एक बार निकाल ले भले। अब देखो वो क्या बोल रहा है, पढ़ो। हिंदी बनाना है बस, और कुछ नहीं है। कह रहा है अमाउंट जितना भी जेड को देना है, सबसे पहले 50% हाथ क्या दे दो। तो जेड में आके लिखेंगे 50% हाथ क्या दे दो टू कैश। कितना परसेंट, 50%। दोस्त 12,667 का 50% निकाल लो, ये इसको हाथ क्या दे रहे हैं। तो हाथ क्या दे रहे हैं, 6,333.5 है, मैं 6,334 कर देता हूँ। तो 6,333,334, ये मैंने उसको हाथ क्या दे दिया। बताओ, अगर इसमें से 6,334 मैंने दे दिया, तो आज भी जो बचा होगा वो बचा होगा इतना। अब पढ़ो क्या कहता है। अब कहता है जो 50% ऑफ बैलेंस है, मतलब बचे हुए का 50% जो अपने पास है, वो एक साल में देना है। तो भाई जो बचा हुआ ये 6,333 आया, इसका भी 50% करेंगे। इसका 50% आ रहा है 3,167। ये एक साल में देना है, एक साल का मतलब इसको लिखेंगे लोन। लोन किसका, ये जेड का लोन हो गया, तो लिखेंगे जेड्स लोन। ये हमें एक साल बाद देना है। अब बताओ, इसमें से 3,167 भी दे दिया, तो फिर भी कितना बचा।
3167 में से 6333 चला गया, तो आखिरी में बचकर आया 3166। कह रहा है ये आप दे दो उसको बिल्स पेबल से, तो आखिरी में यहाँ पे लिख देंगे टू बिल्स पेबल। तो सबसे पहले जितना उसका बैलेंस बचा उसका 50% हमने उसको हाथ के हाथ दे दिया, बचे हुए का 50% हमने लोन कर दिया, और फिर भी जो बचा उसको हमने किस में डाल दिया, बिल्स पेबल। क्लियर? इसी के साथ जेड का अकाउंट जो है वो खत्म हो गया। अब जो बचे वाई और एक्स उनका अकाउंट खत्म करो। वाई में है 42 और 4, ये हो गया 46। 46 में से सब कुछ माइनस कर दो, 4 4 और 1467। तो 44 46 में से माइनस कर देंगे 9467। दोस्त इसका निकल कर आ रहा है 36533। थोड़ी कॉमन सेंस से जवाब दो, क्या वाई रिटायर हो रहा है या नहीं हो रहा? वाई रिटायर नहीं हो रहा, तो क्या वाई का पैसा पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भाई नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वाई का जो भी बचेगा वो बैलेंस सीडी आ जाएगा। जेड का तो इसलिए पे करा क्योंकि दोस्त जेड जो अपने पास है वो रिटायर हो रहा है, लेकिन वाई रिटायर नहीं हो रहा, तो वाई का जितना बचेगा 36533, ये अपने पास बैलेंस आ जाए। ऐसे ही एक्स का निकाल दो, लास्ट एक्स का। अब एक्स का टोटल करेंगे, 78 3 और 3, तो 78 और 6 बन जाएगा 84। और 84 में से माइनस कर देंगे ये सब, कर दो 6 6 और 2200। तो 84 में से माइनस करेंगे 6 6 12, 12 और 2 14 200। निकल कर आ रहा है 69800। ये निकल कर आ रहा है 69800। आया? अब एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। क्वेश्चन खत्म। बैलेंस शीट को पैक करना है, पैक करेंगे। बैलेंस शीट में चीज़ों को कैसे डालते हैं समझ लें। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम डालेंगे जो ये बचे हुए पार्टनर की कैपिटल आई है। तो कैपिटल, एक एक्स की एक वाई की। एक्स की आई है 69,800, वाई की आई है 36533। इसके अलावा हम बैलेंस शीट में डालेंगे जो ये जेड का लोन और बिल्स पेबल आया, क्योंकि देना बाकी है तो लाइबिलिटी है। तो जेड लोन और बिल्स पेबल, जेड का लोन आया 3167, बिल्स पेबल आया 3166। तो बैलेंस शीट में एक तो कैपिटल जाएगी, और बैलेंस शीट में एक चीज जाएगी जो भी इनका लोन और बिल्स पेबल वगैरह आया वो सब। बस अब बैलेंस शीट में अगर कुछ बचा कुचा आइटम है तो डाल दो, नहीं तो क्वेश्चन खत्म। टोटलिंग टोटलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कुछ बचा हुआ है तो वो डाल दो। ढूंढ लो बैलेंस शीट में कुछ बचा है। गुडविल बट गया, पेटेंट हो गया, मशीन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला तो स्टॉक एज इट इज आ जाएगा। स्टॉक 30,650। स्टॉक के अलावा डेटर हो गया, कैश एट बैंक। दोस्त ध्यान देना, कैश एट बैंक है 8350। थोड़ा ध्यान देना बेटा, बैंक में 8350 पड़ा है, और हमने इसको पे करा, ये कैश पे करा हमने इसको 6334, ये इससे माइनस हो जाएगा। बैंक में वैसे तो 8350 पड़े हैं, पर हमने जेड को पे कर दिए 6334। तो 8350 से 6334 अगर चला गया तो बैंक में बचा होगा 2016। अब लाइबिलिटी में चेक कर लो क्या बचा। कैपिटल हो गई, आईएफएफ बढ़ गया, डब्ल्यूसीआर बढ़ गया, ईपीएफ दिखा दिया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर 31,000 है, कुछ नहीं हुआ, तो क्रेडिटर्स आके दिखा देंगे 31,000। सब कुछ डाल दिया, आखिरी में भगवान का नाम लो, टोटलिंग करो। अगर आपने सारे स्टेप ठीक फॉलो करे हैं तो ये अपने आप मैच करेगा। टोटलिंग कर दें, 24,000, 54,000, 45,000, 30,650 और 2016। दोस्त राइट साइड का टोटल आ रहा है 155,666। लेफ्ट साइड का टोटल करेंगे 6,000, 6,000, 69800, 36533, 3167,
3166 और 31,000, तो इधर का भी टोटल आ रहा है 155,666। तो ये आंसर है। ये निकम्मे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जिसमें आंसर अपने पास इस तरह से अटपटी फिगर आए कि बच्चा देखकर सोचे पता नहीं मेरा आंसर सही भी है या गलत, पर कंसेप्ट अगर आपका ठीक है तो आंसर हमेशा ठीक ही होगा। फॉर 10 मार्क्स, दिस क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स। आया? लिख ले लिख ले, अगर कुछ लिखना है तो लिख ले। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर खोलो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये सजेस्टेड आंसर है, मतलब हमें भी लगता है ये होना चाहिए, है नहीं कलाकार है भाई बिल्कुल एकदम। बच्चे सजेस्टेड आंसर को देख के कंप्लेन कर देते हैं, ये पहले ही कहते हैं वो तो सजेस्टेड है, रियल थोड़ी ना है जिस बच्चे के नंबर उसको बढ़ाने तो बढ़ ही नहीं सकते आए। ये कैसा आंसर है भाई? भाई बुक का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 156,666। अच्छा जी, कुछ गड़बड़ करा है क्या? 63,800 ही था ना हमारा, या 62,800 था? 69,800। अबे इनका रिवैल्यूएशन अकाउंट में 10,400 कैसे आ रहा है भाई? पेटेंट 6,6, प्रोविजन, हे राम। वर्कमैन कंपनसेशन को उठा के यहाँ पे डाल दिया बेवकूफों ने। स्टार डाला हुआ है, कोई नोट दिया होगा। ये इनका अजम्पशन भरा आंसर है, कृपया करके इसको फॉलो ना करें। इट इज अज्यूम्ड कि वर्कमैन कंपनसेशन इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। दोस्त, मैं मानने को तो मैं भी मान लूँ कुछ भी, तो नहीं मानना दोस्त, ये रिजर्व है, हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, जो स्टडी मेट का आंसर है वो गड़बड़ है। WCR रिजर्व होता है, आपने रिजर्व में से 6,000 रुपये निकाले तो बाकी के 6,000 बटने चाहिए, ये लॉजिक है। लेकिन अगर आप उसको ऑब्वियसली नहीं बांट रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो। वेग अजम्पशन है, उसको आपको फॉलो नहीं करना, यही फॉलो करना है। चलें, इसको पूरा कीजिएगा। मैं होमवर्क आपके आज CA फाउंडेशन वाले ग्रुप पे डाल रहा हूँ व्हाट्सएप पे, इसी के कुछ क्वेश्चंस वो आपने करने हैं।